तो अगर जहाज गिरे हैं या जहाज उन्होंने गिराए हैं या हमारे रनवे उड़ाए हैं या हमारे S-400 उड़ाए हैं या जो भी वो क्लेम कर रहे हैं, तो किसी ना किसी ने तो कुछ तो देखा होता है। बट ये पहला ऐसा स्कर्मिश है या युद्ध है, जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, जिसमें चाइनीज वेपन्स यूज हुए। आज तक चाइनीज वेपन किसी कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया में यूज नहीं हुए। इन व्हाट वे देयर इक्विपमेंट कुड नॉट डिटेक्ट, उनके जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उनके जो रडार्स हैं, वो क्यों नहीं पकड़ पाए हमारी चीजों को। ये चीनी और वो मिलके इस वक्त स्टडी कर रहे होंगे और ये जो गैप है उसको क्लोज कर रहे होंगे। तो हमें ये एक साइकिल रहता है, हमें उनसे आगे रहना है। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध है जब भारतीय वायुसेना ने प्रीएम्प्टिव किया। हम आज तक जितनी जंगें हुई हैं उन्होंने अटैक किया और हमने उसके बाद रिस्पॉन्स किया। बट ये पहली बारी है उनके देश में, चाहे वो बलूची हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान का हो, वो सारे पाकिस्तानी पंजाबी से परेशान। तो जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उन्होंने हर चीज पे कब्जा कर रखा है, चाहे वो लैंड हो, चाहे आर्मी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे बिजनेसेस हो, चाहे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या आप हमारी माताएं बहनें जो विदेशों से देख रहे हैं, जो NRIs हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। आज हमारे साथ एक बार फिर है एयर मार्शल संजीव कपूर सर। वेरी वेलकम सर। सर, ये तो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट सर चला है ऑपरेशन सिंदूर में, सर ये तो गेम आप लोगों ने ही खेला है पूरा। तो ये सर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सर सबसे पहला तो सर पाकिस्तान सर ये जो क्लेम कर रहा है कि जो राफेल है कि हमने जी 4 राफेल गिरा दिए, 5 MiG-29 भी गिरा दिए, 2-4 मिराज भी गिरा दिए हैं। बातों में गिराना है सर, जितने भी चाहे उतने गिरा ले रहे हैं। तो राफेल सर जब आए तो सर यू वर द पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, आप उस जेट के बारे में जानते भी हैं। और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो एयरफोर्स के अंदर आई है पिछले 5-10 साल के अंदर, आपने उसको फर्स्ट हैंड डील किया हुआ है। सर थोड़ा सा बताइए कि सर राफेल सर इतना बौना जेट है कि जिसको वो JF-17 से चाइनीज जंग से गिरा ले रहे थे। इनकी ना फितरत है झूठ बोलने की। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर लाइव मैच टीवी पे नहीं दिखाए जाते तो वो सारे टेस्ट मैच भी आज तक भारत से जीत गए होते और पहली बॉल पे कोहली की विकेट भी ले गए होते हर मैच में। तो चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, कारगिल की जंग हो, कोई जंग हो, ना वो जीत गए हैं। उनके नरेटिव में कहीं 93,000 प्रिजनर्स नहीं है, इनके नरेटिव में कहीं बांग्लादेश हारे नहीं है, इनके नरेटिव में कहीं इनकी मिट्टी प्लस नहीं हुई है। तो अगर आप देखें तो ये जो अभी 4 दिन का ऑफ सिंदूर खत्म हुआ है, उसके बाद जो इन्होंने नरेटिव बुना अपने देश के वायसों के लिए, तो लाहौर में, सियालकोट में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में मिठाइयाँ बट रही थी। तो वो जश्न मना रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। एक अजीब सा देश है जहाँ पे झूठ बोलना उनके DNA में है। हर चीज में झूठ बोलते हैं, हर चीज में, और हर एक से झूठ बोलते हैं। मतलब चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो हो। एंड मैं कई फोरम्स में कह भी चुका हूं कि ये जितने लोग इनकी मदद कर रहे हैं गोरे, इनका कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ है, क्योंकि ये सारा इक्विपमेंट जो भी ये प्रयोग कर रहे हैं उनका है। तो अगर कहीं उभर के आया कि भारत के निर्मित या भारत ने जो रूस से लिए हैं वो, या भारत में खुद ही मॉडिफाइड जो वेपन्स हैं उन्होंने इनको ध्वस्त कर दिया, तो उनकी मार्केट खराब हो जाएगी। दूसरा, ये इनके लाडले बच्चे हैं, तो चाहे जो मर्जी कर लें, फिर भी जंग के दौरान IMF का लोन भी दे दिया, या इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करवाई थी। जितने मर्जी आप यूनाइटेड नेशन में बोल दो, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ रहे। अब इन्होंने जो नैरेटिव बुना राफेल के बारे में, जो आपका प्रश्न है, वो इसी स्टेम से निकलता है। अब कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि इन्होंने जो चीन से हथियार लिए हैं या इनकी जो दुर्दशा हुई है वो कहीं उभर के आए। तो इन्होंने एक नैरेटिव बुनना स्टार्ट किया अपने देश में कि साहब हमारे जो इक्विपमेंट हैं, जो हमारे जहाज हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है, और हमने जो भारतीय सेना के साथ जो हमारी लड़ाई हुई है उसके अंदर जो हमने प्रयोग किए हैं वो हमने इनको नीचे उतार दिया। एंड इन्होंने ना कोई विजुअल दिखाए हैं, ना कोई प्रूफ दिखाया है। जैसे हमने ड्रोन्स के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू इमेजरी में हमने करेक्ट हर चीज दिखाई है, बट इनके माध्यम से कहीं निकला नहीं है। और इनकी जो 2 सबसे सक्षम मिसाइल हैं जो चाइनीज हैं, एक PL-15 है और एक PL-10 है, जो उन्होंने पाकिस्तान को दे रखी है। तो ये कहीं ना कहीं जब लड़ाई खत्म हुई तो जो J-10 बनाती है चाइनीज कंपनी, और जो PL-10 और PL-15 कंपनी बनाती है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में, उनके स्टॉक्स 9-10% गिरे। तो
वो तो उनको असली मालूम होगा जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हैं। तो कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आ रहा है कि इन्होंने झूठ बोला है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लाखों की आबादी तो एक हर छोटे कस्बे या शहर में निकल आती है। तो अगर जहाज गिरे हैं या जहाज उन्होंने गिराए हैं या हमारे रनवे उड़ाए हैं या हमारे S-400 उड़ाए हैं या जो भी वो क्लेम कर रहे हैं, तो कुछ किसी ना किसी ने तो कुछ तो देखा होता है ना, किसी ने कुछ तो कहीं वीडियोस डाले होते या वो डाले होते। क्योंकि तो ये एक मेरे हिसाब से इन्होंने ख्याली वो बुना है अपनी ऑडियंस के लिए, दुनिया को बताने के लिए, और कहीं ना कहीं से चीन की सहानुभूति और वो हासिल करने की। सर आप भी पंजाबी हैं सर, और हाँ पाक जी। फौज भी पंजाबी ही है सर, लेकिन वो गलत वाले पंजाबी हो गए। तो सर ये जो सर पाकिस्तानी पंजाब में सर एक जो ये कल्चर है, जैसे आपने कहा कि मिठाइयां बट रही थी, और अच्छा लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम जो पे सर HQ-9 को सर हमने सर वहां पे तबाह किया, और फिर हमने सियालकोट में भी, वो भी पाकिस्तान के अंदर है, वहां पे जैकबाबाद के अंदर हम गए, हमने नूर खान एयरबेस, सर नूर खान एयरबेस तो बेसिकली सर इस्लामाबाद क्या है सर, इस्लामाबाद तो सर रावलपिंडी ही तो है ना सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ। एंड मेरे हिसाब से जो आने वाली सदियां होंगी उसमें जब एयर कैंपेन पढ़ाई जाएगी, हवाई युद्ध पढ़ाया जाएगा, वो जो 9-10 की रात और 10 की सुबह जो राजनाथ सिंह ने बोला कि 23 मिनट में जब तक आदमी नाश्ता करके भी नहीं आता तब तक हमने उनको, तो 11 हवाई अड्डे उनके बिल्कुल खत्म कर दिए प्रिसिशन स्ट्राइक से। सी जैसा आपने बोला, नूर खान की इंपॉर्टेंस आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, ये चकलाला एयरफील्ड है, इसकी काफी मान्यता है। 65 और 71 वॉर में ये रनवे बहुत यूज में आया था। ये नूर खान इनके चीफ बने थे। और कहानी और सुनाता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि जब वो इंडिया बना 47 में, तो ये बेस कमांडर थे अम्बाला के, नूर खान। तो ये जब पाकिस्तान जा रहे थे तो इन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट लतीफ को बोला कि तुम भी चलो हमारे साथ पाकिस्तान। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट लतीफ ने मना कर दिया। तो बाद में जाके फ्लाइट लेफ्टिनेंट लतीफ एयर चीफ मार्शल लतीफ बने भारतीय वायुसेना के। एंड इनका जो आपने सही कहा कि ये जो इनका मुख्यालय है GHQ, उसके से सटा हुआ है। इनका जो कैपिटल है ये उससे सटा हुआ है, इस्लामाबाद से। कुछ चीजें आपके व्यूअर्स के लिए बताता हूँ। ये काहुता न्यूक्लियर प्लांट से सटा हुआ है, चकलाला। इनका जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पे है। इनका जो पूरी एयरफोर्स की एकेडमी है, पाकिस्तान एकेडमी, वो चकलाला में है। इनका जो टोटल कम्युनिकेशन नेटवर्क है पूरी भारतीय वायुसेना का, वो चकलाला में है। इनके एयर टू एयर रिफ्यूलर्स चकलाला में है। इनके अवैक्स चकलाला में है। इनके C-130 चकलाला में है। इनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आसिफ मुनीर के जहाज सब चकलाला में है। तो जब चकलाला के थ्रू एंड थ्रू जब हमारे प्रिसिशन वेपन्स गए, तो बाकी जगह ठीक है, कहीं F-16 का हब था, कहीं इनका लॉजिस्टिक्स हब थे, कहीं इनके ड्रोन्स के होते, कहीं मिसाइल्स के डिपो थे, वो ठीक है, मतलब दैट इज टारगेटिंग। जो कहीं आपने नोट किया होगा कि रहीम यार खान के रनवे के सेंटर में गड्ढे पाए गए, कहीं बोलारी में हैंगर मार के सीधा सैटेलाइट पिक्चर दिखाई कि इनके हैंगर से थ्रू एंड थ्रू गया। जो जकोवाबाद रनवे है जो कि अंदर है बलूचिस्तान में, उसको जब प्रिसिशन स्ट्राइक किया गया, ऐसे 4-5, जब सरगोदा में इनकी जो न्यूक्लियर असेंबली लाइन की जो रनवे के साइड में फैसिलिटी है, उसको हमने जहाँ से वो लॉन्च कर सकते हैं, उसको जब निकाला, तो ये कहीं ना कहीं घबरा गए। बट मेरी समझ में सबसे जो प्रिसिशन स्ट्राइक जो हुई है, एंड पढ़ने में भी आ रहा है कि इनकी टॉप लीडरशिप उनके हेडक्वार्टर्स के बंकर्स के नीचे चली गई थी, बिकॉज वहां से कुछ ही दूरी पे इनके हेडक्वार्टर थे, तो जब स्ट्राइक्स वहां तक जा सकती हैं। एंड इन्होंने अपने पब्लिक को ऐसा नैरेटिव बेचा था कि पाकिस्तानी पंजाब इतना सेफ है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो जब इनकी 7 तारीख को भावलपुर गया, इनका मुरीद के गया, जब इनके जो पाकिस्तानी पंजाब में जब टारगेट्स गए, तो कहीं ना कहीं वो हुई इनको दर्द। और इन्होंने फिर जब वो टर्किश ड्रोन और मिसाइल्स मारने स्टार्ट की 8 की रात, 9 की रात और पूरा दिन, तो फिर भारत ने एक निर्णय लिया जो कि और फिर उसके बाद DGMO ने इनके फ़ोन किया, हमारे DGMO को, कहा कि साहब अब रुक जाइए। एंड उसके बाद जो भी भारत ने बोला कि हम सीज फायर नहीं करते, हम पॉज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेज पे आके हमने लिया। बट आपका मानना बिल्कुल सही है कि मेरे हिसाब से जो नर्व सेंटर हिट हुआ है वो नूर खान हुआ है। सर
स्कर्दू से लेकर के, लेकिन नॉर्दर्न मोस्ट एरिया जो है, जो कहते थे ना कि हमको ये समझाया जा रहा था कि जी स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान तो हिंदुस्तान कभी पहुंच ही नहीं सकता है। और हमारे सर इंडिया के अंदर बहुत सारे एनालिस्ट सर वो बोलते थे कि ये सब ये ख्याली बातें हैं, ये ख्याली पुलाव है जो पका रहे हैं। तो सर स्कर्दू से लेकर के सखर तक सिंध के अंदर, और फिर आप पेशावर एयरबेस से लेकर के जैकबाबाद बलूचिस्तान के अंदर तक, सर ये जो सर जो सारे सर जो एक हमने सर एक इंडियन एयरफोर्स ने सर ये जो किया है कि पाकिस्तान का कोई सूबा, कोई राज्य, कोई एरिया ऐसा नहीं है जो हमारी एयरफोर्स की रीच से बाहर है। मतलब ये तो मतलब मिसाइल तो अलग है, ठीक है, आप 10,000 किलोमीटर तक की मिसाइल बना लो, बट मिसाइल का इंटरसेप्शन और डिटेक्शन बहुत ईजी होता है। लेकिन सर ये जो एयरफोर्स ने करके दिखाया सर, इट वाज लाइक आपने जो कहा कि पढ़ाया जाएगा सर, हाउ डू यू सी दिस कि इस स्केल पे करना। मैं आपके व्यूअर्स के लिए और आपके व्यूअर्स को बोलूंगा कि आज से 5-7 साल बाद ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखें जो अभी मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। मेरी समझ में सबसे पहले आंसर से पहले मैं 2 लोगों को इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ जो इस दुनिया में नहीं है, जिनके कारण हम ऑप्शन दूर जीते हैं। नंबर 1 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने भारत में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल के लिए इंसिस्ट करके काम शुरू कराया जब वो डीआरडीओ के बॉस थे। ब्रह्मोस आपके व्यूअर्स के लिए ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर के नाम से बनाई गई थी। 2001 में इसका प्रारंभ हुआ था और ये मतलब इतनी सक्षम वेपन है। ये समुंदर से, जमीन से, हवा से, सबमरीन से, हर जगह से फायर करती है और ये करीब 3 माक ध्वनि से 3 गुना स्पीड से ज़्यादा जाती है। और इसकी जो डिटेक्शन वो है अभी तक ज़्यादा देश नहीं बना पाए इसको ट्रैक करने के लिए। और वो है दूसरे व्यक्ति जिनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो हैं डॉक्टर मनोहर पारिकर। उनकी इंसिस्टेंस से भारत ने S-400 खरीदा और उनकी इंसिस्टेंस, जब वो रक्षा मंत्री थे, राफेल जहाज खरीदा। अब S-400 उस टाइम मुझे याद है कि खूब हल्ला हुआ पार्लियामेंट में कि साहब इतने 35-36 हज़ार करोड़ के आया था। उस टाइम पे डील हुई थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और राफेल के टाइम भी आपने देखा होगा खूब हल्ला हुआ था कि ये क्यों खरीदी जा रही हैं ये चीज़ें। तो S-400 एक ऐसा इक्विपमेंट है जो 2021 से भारतीय वायुसेना में आना स्टार्ट हुआ। तो जो रग्बी गेम होती है उसमें जो पीछे डिफेंडर्स होते हैं जो बचा के रखते हैं लास्ट, मतलब तो वो काम S-400 ने किया इस 4 दिन के युद्ध में। और राफेल आप जानते हैं कितना सक्षम है। तो ये जो इक्विपमेंट हमने टाइमली किया। अब टर्निंग पॉइंट जो मैं आपके व्यूअर्स के लिए कह रहा था वो इस मेरी समझ से इस युद्ध में ये आया कि भारत ने जितना भी हमारे पास इक्विपमेंट है, चाहे वो पुराना रूसी इक्विपमेंट हो, आर्मी की एयर डिफेंस गन्स हो, जो भारतीय वायुसेना के सरफेस टू एयर वेपन्स हो, जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ISCCS, और डीआरडीओ के निर्मित जितने वेपन्स हैं, चाहे आकाश तीर हो, चाहे आकाश मिसाइल हो या जो भी हो, इन सब को भारत ने अपने लोगों से, अपने बनाए इक्विपमेंट से इंटीग्रेट किया और उसको इंटीग्रेट करके ले से लेके और सर क्रीक तक डिप्लॉय किया। इसका अंदर हमने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली उस चीज। अब क्या रहता है आपके व्यूअर्स के लिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सेंसर शूटर। तो एक सेंसर एक चीज पकड़ता है, वो डिसाइड करता है कि कौन उस चीज को शूट करेगा, क्योंकि किस, अब चाहे वो एयरक्राफ्ट आ रहा हो, चाहे वो मिसाइल आ रही हो, चाहे वो ड्रोन आ रहा हो, चाहे वो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज, कुछ भी आ रहा हो, उसकी जो स्पीड है, जिस रेंज और उससे आ रहा डायरेक्शन में, उस हिसाब से कौन सा टारगेट हमारी साइड से। तो ये एयर डिफेंस की एक बेसिक टेक्निक होती है। इसको हमने ऑटोमेट कर दिया। अब क्या है कि ये जो सेंसर शूटर है, अब वो चाहे उस वेपन के लिए लेह लद्दाख का शूटर फायर करेगा, कि राजस्थान वाला करेगा, कि गुजरात वाला फायर करेगा, कि बठिंडा वाला फायर करेगा, कि जैसलमेर वाला फायर करेगा, ये ऑटोमेटेड हो। उससे क्या हुआ, जब ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ये ड्रोन एंड मिसाइल जिन्होंने 8 और 9 की रात जब खेले, तो उसमें से आपने नोट किया होगा, देयर इज हार्डली एनी डैमेज, देयर इज हार्डली एनीथिंग व्हिच केम इनसाइड। एंड दिस क्रेडिट गोज टू आवर साइंटिस्ट्स, आवर इंजीनियर्स एंड आवर पीपल हु यूज दिस। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास रशियन इक्विपमेंट भी है, जिसके पास वेस्टर्न इक्विपमेंट भी है। अब उसको कैसे ढालना है अपने रूप से, ये हमने जान लिया है। हमारे जैसे जब एयर टू एयर रिफिलिंग होती थी हवा में, तो अब हमारे पास Su-30 भी थे, और जब रशिया से हमने वो IL-78 लिया तो वो सिर्फ Su-30 कंपैटिबल था, तो हमने वो नहीं लिया उसका जो रिफिलिंग पॉट था। तो हमने इजराइल की मदद से वो डेवलप किया। अब हम उसमें राफेल भी रिफ्यूल करते हैं, मिराज भी रिफ्यूल करते हैं, जैगुआर भी रिफ्यूल करते हैं,
और Su-30 Su-30 भी। तो ये जो इनोवेटिव जो माइंडसेट है हमारे देश का, ये कहीं ना कहीं इस जंग में निकल के आया और दुश्मन ने कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि हम इतनी फास्ट, एंड मेरी समझ से ये 2019-20 के बाद से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, हमने एमएसएमईज को इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया है, हमारी अपनी महिंद्रा डिफेंस हो, चाहे अडानी डिफेंस हो, चाहे भारत फोर्ज हो, चाहे हमारी अपनी गन्स कैनन्स बन रही हों, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री जो मैं कह रहा हूँ, टाटा कल्याणी वगैरह हो गए, एल&टी हो गई, C295 जो बन रहे हैं वडोदरा में, टाटा एरोस्पेस एंड एयरबस कोलैबोरेशन, सो उसके रिलेटेड जितनी सपोर्ट इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हैं कुछ सालों में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जितने रडार्स बन रहे हैं हमारे, उनके लिए, क्योंकि पहले हमारे को हर छोटी चीज के लिए विदेश जाना पड़ता था कि ये खराब हो गया साहब, इसका पार्ट दे दीजिए। अब रशिया खुद अपने युद्ध में उलझा हुआ है, तो वो मतलब कितने किस हद तक हमें दे पाएगा, तो ये सारी चीजें रहती हैं। बट कहीं ना कहीं मेरी समझ से ये जो हमने इंडिजिनाइज किया है और अडेप्ट किया है, दिस वाज द की। सर हमने ये भी देखा कि सर रशिया वाज वेरी प्रॉम्प्ट जब S-400 की सर जो हमने जब डिमांड की एक्स्ट्रा मिसाइल्स और एक्स्ट्रा जो बैटरीज थी, तो रशिया वाज वेरी क्विक टू से यस, उन्होंने, जबकि वो खुद अपनी वॉर में उलझे हुए हैं। और सर एक दूसरा सवाल ये आता है कि सर ये कहते हैं कि जी फिर ये जो अगर S-400 इतना ही अच्छा है, तो फिर ये S-400 रशिया में क्यों नहीं काम कर पा रहा अगर इंडिया में इतना अच्छा काम कर रहा है? ये एक आर्गुमेंट फ्लोट किया जा रहा है। सी, मैंने आपसे क्या बोला, ये अडेप्टिंग है, हमने उसको, इक्विपमेंट उनका है, सब कुछ उनका है। अब ये जो आप HQ-9 बता रहे थे चाइनीज है, ये S-300 का वर्जन है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं आपके व्यूअर्स के लिए कि चाइना में एक FC-1 करके फाइटर है उनका, वो खुद अपनी वायुसेना में नहीं उड़ाते उसको, उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने वो पाकिस्तान को टिका दिया। तो पाकिस्तान के कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, KAC बोलते हैं, और ये चेंगडू कंपनी का है ये FC-1। तो उन्होंने बोला कि साहब आप ऐसे कीजिए, हम आपको लाइसेंस प्रोडक्शन देते हैं, आप पाकिस्तान में बनाइए। तो पाकिस्तानी खुश, तो उन्होंने वो जहाज अब पाकिस्तान में बनाने स्टार्ट कर दिए JF-17 के नाम से। तो धनाधन JF-17 पाकिस्तान में बनने स्टार्ट किए। वो लो ग्रेड के एरोप्लेन्स हैं, मतलब सिंगल सीटर हैं, एंड इनका ये प्लान था कि पाकिस्तान में डेवलप करके इनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भेज देंगे। तो उन्होंने JF-17 जो पाकिस्तान में निर्मित है, वो म्यांमार को दिए हैं, नाइजीरिया को दिए हैं, इनको दिए हैं, और उनको बोला है कि हम आपको, बट ये पहला ऐसा स्कर्मिश है या युद्ध है, जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, जिसमें चाइनीज वेपन्स यूज हुए हैं। आज तक चाइनीज वेपन किसी कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया में यूज नहीं हुए थे। तो अब पूरी दुनिया की नजर इस आउटकम पे है 4 दिन के युद्ध में, क्योंकि अब कल को अगर चीन ताइवान से लड़ा तो भी ये वेपन यूज होंगे, कल को साउथ चाइना सी में जाएगा किसी और देश पे तो भी यही होगा, या किसी और देश से स्कर्मिश होती है तो अमेरिकन भी इंटरेस्टेड हैं, जापानीज भी इंटरेस्टेड है, यूरोपियंस भी इंटरेस्टेड है, रशियंस भी इंटरेस्टेड है, भारतीय भी इंटरेस्टेड है, सब इंटरेस्टेड है कि कैसे परफॉर्म किया उन्होंने। तो दिस विल बी अ चेंज, एंड ऐसा नहीं है कि दे वुड नॉट बी स्टडिंग। सी दी थिंग अबाउट वॉरफेयर इज के इस जब से मतलब स्कर्मिश रुकी है 10 तारीख से 11 तारीख से, और अब तक दे वुड हैव रिपेयर्ड देयर रनवेज, they would have salvaged whatsoever have been their losses, they would already have placed orders। अब जैसे उनके, मैं सुन रहा था कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जहाज गए हैं, उनके एयर-टू-एयर रिफ्यूलर गए हैं, उनके C-130 गए हैं, उनके F-16 गए हैं, उनके काफी HQ-9 HQ-16 गए हैं। तो they would be working now to place order to replenish, but in what way their equipment could not detect। उनके जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उनके जो रडार्स हैं, वो क्यों नहीं पकड़ पाए हमारी चीजों को, ये चीनी और वो मिलके इस वक्त स्टडी कर रहे होंगे, और ये जो गैप है उसको क्लोज कर रहे होंगे। तो हमें ये एक साइकिल रहता है, हमें उनसे आगे रहना। तो ये जो वॉरफेयर रहती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, तो हर चीज में वॉरफेयर में हमारे को आगे। और अगर आपको याद हो, सारी टीवी चैनल्स 22 अप्रैल के बाद हल्ला मचाने शुरू कर दी कि युद्ध क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, जो उरी तो 7 दिन में 8 दिन में चले गए थे, बालाकोट इतने दिन में चले गए थे, इतना है देश का, वो हो रहा है। तो मैं कई चैनल्स में गया था, तो मैंने भी यही बोला था, मैंने कहा कि ये जो युद्ध होता है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। एंड सैड पार्ट वैभव क्या है कि ना तो किसी के बच्चे फौज में हैं, ना किसी ने खुद वर्दी डाली है, ना किसी को मालूम है कि युद्ध होता क्या है और व्हाट डज इट कॉस्ट अ नेशन एंड ह्यूमन लाइफ।
तो ड्राइंग रूम में बैठ के एयर कंडीशन में रिमोट चला के कभी या टाइप करके लिखने से युद्ध नहीं होते। तो हमारे को एस्केलेशन लेटर जो अभी आपने देखा कितनी फास्ट एस्केलेट हुआ, मतलब आपके व्यूअर्स के लिए, फर्स्ट हमने सिर्फ उनके टेररिस्ट टारगेट्स निकाले और उनको मैसेज दिया कि ये टेररिस्ट है। तो हाँ, अगर वो चाहते तो वहीं तक रोक सकते थे पहले दिन साथ कि हमारे आपने लोग मारे, हमने आपके हब्स निकाले, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो इंटरट्वाइंड है, उनको अपनी पब्लिक को बताना है। फिर हमने नेक्स्ट उनके एयर डिफेंस और रडार निकाले, उससे भी मैसेज गया कि हम ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए। बट कहीं ना कहीं मेरी समझ में जब आई होंगी इनपुट्स या कुछ ऐसा स्थिति रही होगी जब हमें लग रहा होगा कि वो एस्केलेट करना चाहते हैं, तो हमने प्रीएम्प्टिव करके, और ये पहला युद्ध है, भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध है जब भारतीय वायुसेना ने प्रीएम्प्टिव किया। हम आज तक जितनी जंगें हुई हैं उसमें हमने उन्होंने अटैक किया और हमने उसके बाद रिस्पॉन्स किया। बट ये पहली बारी है, बहुत सारी चीजें पहली बारी हुई हैं इस वॉर, बहुत सारी चीजें। 71 वॉर के बाद हम पहली बारी पाकिस्तानी पंजाब में गए। तो उनकी जो आपने शुरू में बोला पंजाबी वाला वर्ड, तो मैं उस पर भी आता हूँ कि उनके देश में चाहे वो बलूची हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान का हो, वो सारे पाकिस्तानी पंजाबी से परेशान हैं। क्योंकि जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा कर रखा है, चाहे वो लैंड हो, चाहे आर्मी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे बिजनेसेस हो, चाहे वो, एंड उनका एक ही फितरत रहा है कि इनको पंजाबी में कहते हैं ठुड्डा मार के रखो, मतलब जूते की। तो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी, उनका एक ही तरीका होता है कि जस्ट रूथलेसली रोल एवरीबडी ओवर। हाँ जी, तो वो अब चलता नहीं है आज के जमाने में, उनके कंसेप्ट में ही नहीं है कि कोलैबोरेटिव ग्रोथ हो, सबको साथ लेके चले, सबका ध्यान रखा जाए। अब सबसे पॉपुलर लीडर जब जेल में है, जब सबसे पॉपुलर लीडर की कोई सुनवाई नहीं है पॉलिटिकली, एंड आप बॉडी लैंग्वेज देखिए उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट में। एंड मुझे याद है 10 तारीख की रात जब उनके प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी, बिल्कुल डरे हुए, सहमे हुए थे, और हर एक सेकंड में आंखें ऐसे झपक रही थी कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट मुझे दी गई है वो ठीक है। और आप ही के कुछ प्रोग्राम में मैं देख रहा था टीवी मीडिया में कि उसमें 15 कट्स हैं, तो एडिट कर करके वो जनता को दिखाया गया है। ऐसे थोड़ा देश चलता है। सर ये जो पूरा कैंपेन एयरफोर्स ने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, और सर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए बिना उनके ये सारे टारगेट्स हिट किए, मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया एयरफोर्स ने, एंड स्टिल दे शोड कि एंटायर पाकिस्तान इज इन वेल विद इन आवर रेंज विदाउट क्रॉसिंग द आईबी। तो सर क्या, हाउ डू यू सी द फ्यूचर, बिकॉज सर इन्होंने सुधरना तो है नहीं, इन्होंने करना ही है ये काम, फिर करेंगे, तो सर क्या अब नेक्स्ट टाइम एस्केलेशन लैडर फिर हम कहाँ लेके जाएंगे? सी, अगर आप नोट करें, ये युद्ध और युद्धों से और कॉन्फ्लिक्ट से बहुत हटके था, बहुत अलग था। It had a Hamas kind of a pattern, where you start irritating, you start probing, you start niggling the other person. तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में कभी ड्रोन्स वॉरफेयर हुई नहीं थी आज तक, हमारे कॉन्टिनेंट में आज तक मिसाइल वॉरफेयर कभी हुई नहीं थी। इट वॉज स्ट्रेट शॉट कॉम्बैट एंड सोल्जर टू सोल्जर, आई बॉल टू आई बॉल फायरिंग, एंड इस टाइप की लड़ाई हुई थी। दैट्स कन्वेंशनल वॉरफेयर। बट आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि इस बारी जो पूरा युद्ध है वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट से कंट्रोल था, कहीं ना कहीं वो प्रिसीजन गाइडेड वेपन से कंट्रोल था, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो इनर्शियल नेविगेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो भी भारत ने अपने डेवलप किए हैं, इसरो की मदद से, नेविक्स जो बेल की मदद से, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो प्रयोग में आए। तो ये आने वाला समय आपने सही पकड़ा है कि ये युद्ध बिल्कुल अलग स्थिति का जाएगा। एंड मैं एक फोरम में परसों बात कर रहा था, मैंने ये भी बोला कि एज ए नेशन नाउ वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अर्बन वॉरफेयर। सी, इनका कोई दीन ईमान कोई वो नहीं है। मैंने देखा कि लाहौर के पास एक कंजेस्टेड एरिया से ये मिसाइल्स फायर कर रहे अभी इस युद्ध, किसी ने जो लोकल्स हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो अब अगर भारत ने ये टारगेट निकाल दिया होता तो ऑब्वियसली आसपास के घर जाते, आसपास के लोग मरते, तो बोले साहब ये मार दिया। आपने देखा होगा जो डीजीएमओ की ब्रीफ थी, सिविल जहाज के, दूसरे कंट्री के सिविल एयरक्राफ्ट के अंदर छुपा के अपने ड्रोन्स को लेके आए, क्योंकि अगर भारत अटैक करेगा तो वो दूसरे देश का सिविल जहाज
कहीं ना कहीं जा सकता है। तो ये बोलेंगे कि साहब भारत ने फलाने कंट्री के देश के जहाज को गिरा दिया। तो ये जो वॉरफेयर होता है जो कि हम बोलते हैं डिसीट वाला होता है, डिसीट मतलब सामने नहीं आएंगे। और जैसे गाजा में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि उनके बंकर्स हॉस्पिटल के नीचे हैं, उनके हेडक्वार्टर्स स्कूल के नीचे बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आने वाली जो स्कर्मिश होंगी उसमें इस टाइप की टैक्टिक्स यूज की जाएंगी। तंग गलियों में इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स रहेंगे, तंग गलियों में इनके टारगेट्स रहेंगे, तंग गलियों और कंजेस्टेड एरियाज में। एंड आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से वीडियोज आ रहे थे कि हाफिज सईद यहाँ छुपा हुआ है, लाहौर की गली में वो यहाँ छुपा हुआ है। तो वो सारी चीजें इस चीज को दर्शाती हैं कि अभी अपने टारगेट्स को कंजेस्टेड एरियाज में छुपाना शुरू करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल सिंपैथी और उसके लिए ये लेना चाहेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है, इनके अपने कितने लोग मरे कारगिल में उनका वो लेने नहीं आए। इधर एक टेररिस्ट के जनाजे में इनके लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर खड़े हुए हैं, नेशनल फ्लैग उनके ऊपर डाले हुए हैं। बट वहीं जब जाफर एक्सप्रेस गई, इनके अपने सोल्जर्स मरे, उनकी बॉडी क्लेम करने नहीं आए, क्योंकि इन्होंने क्लेम ही नहीं किया था कि हमारे इतने लोग मरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दोगलापन है जो ये अपने नैरेटिव देते हैं, ये कहीं आ जाता है बीच में। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर कि हाउ डू यू डील विद अ कंट्री जिनका सर ये है कि सर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सर उन्होंने सर जितनी भी सिविल फ्लाइट्स थी उन्होंने उनको बंद नहीं किया। जैसे इंडिया ने सर पंजाब में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात उनको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करके हमारा कोई भी सिविलियन जहाज जो है उस एरिया में नहीं फ्लाई कर रहा था और हमने सब कुछ ग्राउंड किया हुआ था। हाँ तो सर इनका सर कि ये सर अपने सिविलियन प्लेन भी उड़ा रहे थे और उनको उड़ते हुए वहां से सर ड्रोन्स फायर कर रहे हैं, वहां से मिसाइलें फायर कर रहे हैं। तो सर अगर काउंटर मेजर होता और कोई सिविलियन प्लेन गिर जाता इनका, भले PIA का ही गिर जाता या ब्लू एयर का गिर जाता इनके यहाँ, तो सर फिर तो सर इनका मतलब दुनिया में सर इन्होंने तमाशा लगा देना था। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि इनका मकसद ही यही है। भारत एक बहुत मैच्योर एंड डेमोक्रेसी है, एक सिविलाइजेशन है। हमारा जो कल्चर है, हमारे जो असूल हैं, वो हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं हमारा एक ही ब्रीफिंग रहता है सबको कि देयर शुड नॉट बी एनी कैजुअलिटीज ऑफ एनी सिविलियंस और पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी। हमारे जो रिस्पेक्ट है, जो जेनीवा कन्वेंशन हैं, जो ट्रीटीज हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उसके हम अबाइड करते हैं। बट वहाँ ऐसा नहीं है। अब हम नहीं चाह रहे थे कि इस जंग में कोई और विदेशी जहाज डैमेज हो क्रॉस फायर में, तो हमने बंद कर दिया। बट ये चाह रहे थे कि उन जहाज़ों की आड़ में ये अपने कुछ जहाज या ड्रोन या कुछ इक्विपमेंट या मिसाइल ऐसी फायर करें ताकि भारत रिटेलिएट ना करे, क्योंकि रडार पे तो आएगा ही। तो उसी ट्रेजेक्ट्री से वो जहाज भी जा रहा है और उसी के नीचे से अपना ये फायर करना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्टिक्स रहती हैं डिसीट की, ये सामने आए। तो हमारे को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे को आने वाले बहुत सबक हैं इस 4 दिन के युद्ध ने। अगर कोई सीरियसली स्टडी करे तो कई सालों के सबक देते हैं इस 4 दिन की स्कर्मिश हर तरफ दुनिया में। और स्पेशली हमारे को ये और रियलाइज करवा दिया है कि हमें कितनी जल्दी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमें कितनी जल्दी सक्षम होना पड़ेगा ये सबकी मिलके चुनौतियों को टेक ऑन करने की। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सारे सर मिथ्स से सर आपने जो बस्ट किए हैं एंड सर होपफुली वेरी सून विल रिकनेक्ट। और ऑनलाइन होगा सर तो ऑनलाइन ही करेंगे, बट करेंगे जरूर सर। नहीं कोई बात नहीं, कभी भी आप बुलाइए। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू एंड डिस्कसिंग दीस थिंग्स। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन सर। थैंक यू सो मच।